वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की। गहमा गहमी तो जारी है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं। इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम मरियम नवाज चला रही हैं, जबकि मुकाबले में इमरान खान ने 7 से 15 जुलाई तक पंजाब भर में इलेक्शन कैंपेन चलाने का भी ऐलान कर दिया है। एक तरफ तो ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने गरीब आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। पिछले 6 माह से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली के जो घरेलू सार्फिन हैं, उनको मुफ्त बिजली और ज़रूरतमंदों को सोलर पैनल मुफ्त दिए जाएंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब हुकूमत ने सस्ती बिजली देने के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। इससे 90 लाख खानदानों को फ़ायदा भी होगा। इस बदतरीन महंगाई में जी बात करें तो गरीबों के लिए रिलीफ किसी नेमत से नो डाउट कम नहीं है, लेकिन PTI ने वज़ीर आला पंजाब के रिलीफ पैकेज को सियासी चाल और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश करा दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पे यही है कि मईशत में मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। IMF का कर्ज प्रोग्राम अभी तक बहाल नहीं हुआ। बदतरीन महंगाई का तूफान जारी है। पेट्रोल, बिजली, गैस मुसलसल महंगे हो रहे हैं। रेवेन्यू में कमी की वजह से बिजली बनाने के लिए तेल और गैस भी नहीं खरीदा जा सका, जबकि आवाम को सब्सिडी देने के लिए ये जो 100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया गया, ये कहाँ से आएगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मारे मईशत मोहम्मद सोहेल साहब मौजूद है। हाल ही में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA कराची में बोर्ड ऑफ गवर्नर में LMNI के नुमाइंदा के तौर पर शिरकत इख्तियार की है, मुंतखब हुए हैं और इकॉनमी के ऊपर भी उनकी ग्रिप है। सो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। सोहेल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और सुबह बखैर आपको। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो एक एनालिसिस हमारे सामने रखिए कि जब इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, दूसरी जानिब लोगों का जो इनकम रेंज है वो बहुत कम है, तो आई थिंक ये जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं हमारे, इसके ज़रिए ही कुछ न कुछ रिलीफ दिया जा सकता है। हुकूमत के पास इसके अलावा कोई मार्जिन बचते नहीं हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास फंड्स नहीं है। हमने तो अपने डेवलपमेंट फंड्स तक कट किए हैं मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए। तो ये जो पंजाब हुकूमत का फैसला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं गरीबों के लिए? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट ने तो बजट में अपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत टारगेटेड सब्सिडी का बजट रखा था, इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट भी अपने बजट में टारगेटेड सब्सिडी का बजट रखती है। अब ये देखना है कि क्या वो बजट जो रखा गया था उसके अंदर ही है ये वज़ीर आला का इक़दाम या नहीं है। मगर मुझे बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये आर्जी, जिसे कहा कि इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन की गहमा गहमी में ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है और फिर उसको शायद आगे जाके तब्दील कर दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर वो उस बजटेड अमाउंट में शामिल है तो ये हमें भी एक्सेप्टेबल होगा और IMF और मल्टीलैटरल एजेंसीज को भी एक्सेप्टेबल होगा। मगर अगर ये बजट में शामिल नहीं है और उससे ज्यादा है तो फिर इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पाकिस्तान की IMF से नेगोशिएशन पर। अच्छा, ये जो हमारी हुकूमतें सोहेल साहब जो पॉलिसीज़ बनाती हैं, ये किस टाइप की पॉलिसीज़ हैं? हमने इससे पहले, आपको याद होगा, आपसे कुछ ही अर्सा पहले साबिक़ा हुकूमत ने हेल्थ कार्ड जारी किया था और उस हेल्थ कार्ड के तहत 10 लाख की इंश्योरेंस हर ख़ानदान को थी और सब लोगों को कवर किया गया था इसमें, और उसमें कोई तफरीक नहीं थी। जो हम उस वक्त भी देख रहे थे कि क्या हुकूमत इतने फ़ंड्स को मैनेज कर पाएगी, क्या इतनी ज़्यादा रकम जो कि कई 100 अरब बनती है वो एक इंश्योरेंस कंपनी को दे देना ठीक होगा, और क्या ये लोगों के लिए एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होगा? तो उसका जवाब ना में हमें नज़र आता है। फिर हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत उस पर कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं कर पाई। जो ही वो हुकूमत गई वो मनसूबा भी साथ ही चला गया। अब इसी तरह ये 100 अरब का मनसूबा, ये इतने बड़े मनसूबे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस हैं, तो ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट्स लेकर आती? क्या ये जो लोग हुकूमतों में बैठे हुए हैं इनको नहीं पता कि पिछले कई अरसे से ऐसे कई तजर्बे, हम सियासी तजर्बे नाकाम होते देखते आए हैं? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सोशल सेक्टर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको एक फिस्कल स्पेस चाहिए। फिस्कल स्पेस से मुराद है कि आपके खर्चे कम हों या रेवेन्यू ज़्यादा हो। अनफॉर्चुनेटली वो फिस्कल स्पेस बन नहीं पा रही। 4-5 साल से आपका हमारा पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट। सोहेल साहब, कतई कलामी की माजरत, आना पड़ेगा कुछ लम्हे। हमें एक लाइव कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के यौम शहादत के मौके पर, 23वें यौम शहादत के मौके पर एक तकरीब और दुआया तकरीब वहाँ पे उनके मज़ार पे हो रही है। आपको बराह रास्त हमने दिखाया। दोबारा से हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे। मईशत पे हम बात कर रहे थे और सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद सोहेल साहब, जिनसे हम ये पूछ रहे थे कि ये जो डेवलपमेंट, ये जो पब्लिक सेफ्टी नेट के अंदर या लोगों को जो वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सस्टेनेबल क्यों नहीं होते, या इनकी सस्टेनेबिलिटी की क्या शक्ल है जो होनी चाहिए अगर हुकूमत रिलीफ ही देना चाहती है आवाम को? सोहेल साहब, माजरत हमें रोकना पड़ा सिलसिला, आप वहीं से गुफ्तगू शुरू कीजिएगा जहाँ से सिलसिला टूटा था।
ये देखिए, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग सस्टेनेबल भी नहीं है और ये कम भी है। इसके रीज़न यही है कि पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम है और जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो या तो सूद की अदायगी में चला जाता है या हुकूमत के जो रोज़मर्रा के एक्सपेंडिचर हैं उसमें चला जाता है। तो हुकूमत के पास पैसे बचते नहीं हैं। अगर 4-5 साल का आप फिस्कल डेफिसिट देखें तो वो करीब 8% है जीडीपी के, जो बहुत ज़्यादा है और सस्टेनेबल नहीं है। तो अगर हमें मुस्तकिल बेसिस पे सस्टेनेबल लेवल पे सब्सिडी देनी है या सोशल सेफ्टी नेट्स बनानी है तो इसके लिए हमें अपना फिस्कल डेफिसिट 4-5% ऑफ जीडीपी तक लाना पड़ेगा। और यही चीज़ जो है वो आईएमएफ इंसिस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान अपना फिस्कल डेफिसिट को कम करे, जिसमें सब्सिडीज का हटाना, अमीरों पे टैक्स लगाना और उन सेक्टर पे टैक्स लगाना है जहाँ पे टैक्स नहीं लगा हुआ। ठीक हो गया। सोहेल साहब, दूसरी जानिब ये जो अभी हमारी इकॉनमी की सिचुएशन है, ऐसे में हम रिलीफ पैकेजेस का तो ऐलान कर रहे हैं, जैसे आपने खुद भी कहा सस्टेनेबिलिटी उस तरह से पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल कोई ऐसा तरीका जो हमारी जो हुकूमत है फॉर द लॉन्गर रन आवाम को या लोग पब्लिक को एक रिलीफ देने के लिए अपना सके। ऑब्वियसली सब आईएमएफ की तरफ अभी नज़रें हैं कि हमें वहाँ पे जो भी हमारी करीब शराइत थी उनको पूरा किया जाना था, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत हो, पेट्रोल हो, बिजली हो, गैस सब महंगा किया है। लेकिन रिलीफ के लिए ये पैकेजेस जो 100 अरब का हमने रखा है, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म नहीं इसका इतना इम्पैक्ट होगा, और शॉर्टर टर्म गोल्स के लिए कोई ऐसे टारगेट जो हम सेट करें जिससे कोई भी रिलीफ की एक कैफियत निकल सके। देखिए, इसके लिए सोल्यूशन यही है कि हमारी सारी सियासी पार्टीज को एक आपस में मिलके एक मुआहदा करना पड़ेगा या एक अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। और इसकी मिसाल मौजूद है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ आज से कोई 15-18 साल पहले बनाया गया था, उसमें फिर अमल दरामद नहीं किया गया। जिस तरह अभी हमने पार्लियामेंट से स्टेट बैंक का एक्ट पास कराया है, इस तरह से कोई एक्ट या कोई चीज़ पास कराई जा सकती है जिसमें हम लिमिट कर दें कि देखें जीडीपी का इतना फीसद हमें टैक्स कलेक्ट हर साल करना है, इससे ज़्यादा करना है, फिस्कल डेफिसिट इससे ज़्यादा नहीं रखना, हमने अपने डेट को इससे ज़्यादा नहीं रखना। तो अगर इस तरह के क्राइटेरियाज होंगे तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इस तरह की जो है इलेक्शन के लिए जो सब्सिडीज देना या इलेक्शन के लिए अपने मुफाद में चीज़ें इस्तेमाल करना उसको अवॉइड करेगी। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर यही होगा कि हुकूमतें आएंगी, 2-3 साल में अच्छे काम करेंगी, फिर अगले 2 साल में इलेक्शन के लिए बुरे काम करेंगी, और अगर अगली हुकूमत आएगी वो उसके बुरे कामों को हैंडल करती रहेगी। तो एक तो हमारे यहाँ सियासी स्टेबिलिटी नहीं है और दूसरा चूंकि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कानूनी बार नहीं है, तो फिर जब भी आईएमएफ नहीं होता तो हमारी जो डिसिप्लिन है वो खराब हो जाती है, और फिर जब आईएमएफ आता है तो फिर वो हमसे सख्ती कराता है। अच्छा, एफपीआर की परफॉर्मेंस बेहतर रही है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, बट वी ऑल नो कि ये जो 6000+ बिलियन रुपीस कलेक्ट किए हैं पिछले फिस्कल ईयर के अंदर एफबीआर ने, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा उन इंपोर्ट्स का है जो कि हम अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर वगैरह के लिए कर रहे थे, और उसकी मद में और कुछ रिलीफ जो हुकूमत ने दिया हुआ था उसकी मद में मिल रहा था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रियल फिगर्स तो सूरत हाल को इतनी हौसला अफजा नहीं है। इस साल जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो मज़ीद एम्बिशियस ही मैं उसको कहूँगा, वो मज़ीद ज़्यादा है आईएमएफ के कहने के ऊपर। तो क्या जो मौजूदा मेयर्स इस बजट के अंदर लिए गए हैं, चाहे वो रिटेलर्स के ऊपर टैक्स लगाना है या सुपर टैक्स लगाना है या जो मज़ीद सैलरीड क्लास को मज़ीद टैक्सेबल इन्फैक्ट करना है, आपके ख्याल में ये इक़दामात ऐसे हैं जिससे एक तो टारगेट्स भी अचीव हों और उसके साथ साथ जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके ऊपर भी फ़र्क ना पड़े, विद दैट द बाइंग पावर जो ऑलरेडी बड़ी स्क्वीज़ हो गई है एक आम आदमी की, उस पर भी इम्पैक्ट कम आए, ऐसा होगा आपको लगता है? लेकिन जो आपका पहला कमेंट है वो बिल्कुल बजाय है। पिछले साल के एफबीआर कलेक्शन से हमें खुश नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत ही आसान है कि आप हर चीज़ को लीनियन कर दें, हर चीज़ को ओपन कर दें और इम्पोर्ट्स बढ़ जाए और एफबीआर का रेवेन्यू बढ़ जाए। मगर हमारा जो इशू ये है कि जब हम इम्पोर्ट्स को लीनियन करते हैं तो करंट अकाउंट क्राइसिस आ जाता है, और आज भी हमारे यहाँ क्राइसिस लाइक सिचुएशन मौजूद है। दूसरा सवाल ये रहा कि अगर ये हुकूमत ने जो टैक्स लगाए हैं, देखिए बज़ाहिर लग रहा है कि इन्होंने हालात टफ हैं, सियासी हालात भी टफ हैं, इसके बावजूद कुछ एफर्ट जरूर की है कि अमीरों को टैक्स लगाया जाए। 15 करोड़ से ऊपर जो कमा रहे हैं उनको ज्यादा टैक्स लगा है, 2 लाख से ऊपर कमा रहे हैं उनको ज्यादा टैक्स लगा है, और जो उसका भी शोर मचता है, बट जाहिर बात है शोर मचाने वाले भी वही अमीर या मिडिल क्लास होते हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि टैक्स कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी, क्योंकि इम्पोर्ट का टैक्स कम होगा और यहाँ से टैक्स बढ़ेगा, जिस तरह कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पे उन्होंने टैक्स लगाया है। बट ओवरऑल इकोनॉमी की जो आपने बात की, देखिए उसमें तो हमें
बहुत ज्यादा स्लो डाउन नजर आ भी रहा है और नजर आएगा भी। हुकूमत जो भी कह ले, ये सारी जो इकदाम हैं IMF के, हुकूमत के, वो इकोनॉमिक स्टेबलाइज, इकोनॉमिक को स्लो करने की जरूरत है, क्योंकि तेज भाग लेना अच्छी बात नहीं है। सस्टेनेबल लेवल पे आप तेज भागें तो अच्छी बात। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एंड पे सर साहब, आपके प्रोफाइल से रिलेटेड ऑब्वियसली IBA के हवाले से अगर हम बात करें, एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है जो 1960 से काम कर रहा है, आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन मुंतखब हुए हैं। कौन से ऐसे टारगेट्स हैं, अहदाफ हैं जो आपने प्लान किया है कि उनको फ्यूचर में अचीव करना है? देखिए, IBA से मेरा ताल्लुक वैसे भी पिछले 30 साल से कभी ख़त्म हुआ नहीं है, बट इस दफ़ा ये तब्दीली हुई कि मैंने उसको फॉर्मलाइज कर लिया, क्योंकि IBA के कानून में एक इलेक्टेड एलुमनाई की स्पेस होती है। तो चूंकि उसके इलेक्शन हो रहे थे, तो हमने कहा कि हम अपने इदारे के लिए, जिसने हमें सब कुछ दिया, उसकी भलाई के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ करें। तो मेरा 8 पॉइंट एजेंडा मैंने रिलीज कर दिया है और इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये है कि IBA को अपना खोया हुआ मकाम दिलाएं, IBA के जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको कायम करें, और जो IBA बच्चे या ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है उसको एम्प्लॉयर्स का चॉइस नंबर 1 बनाएं, और उनकी जो कंपनसेशन है उसको कंपेटिटिव बनाएं। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, और आपकी हमें दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह करे कि मैं एज ए बोर्ड मेंबर, ऑल्दो 17 बोर्ड मेंबर हैं, इस ऑब्जेक्टिव में कामयाब।